सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो बोलेंगे अगर बचना है या तो रेफर करा लीजिए या नहीं तो दवा बाहर से खरीद के लाइए, नहीं तो हमारा क्लिनिक है वहाँ चलिए और वहाँ आपको इससे बेहतर व्यवस्था मिलेगी। बड़ी बड़ी मशीनरी हॉस्पिटल में है जो एकदम उपयोग में नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में पप्पू यादव एक चर्चित नेता हैं, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर किस जानवर का नाम है। क्या कहेंगे? आपके पिताजी खुद एमएलए थे तो कैसे गॉडफादर नहीं है? चलनी है शुभ से तेरा में कितना छेद बा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो लूटने का और ये ब्रांड बना हुआ है। आपके भाई जी गलत रास्ते पे हैं। अब वो तो भैया का विचार है और मेरा अपना विचार है। और पहले जंगल राज था नेताओं का और अभी अधिकारियों का जंगल राज है, जिसमें प्रशासन पर कोई नीतीश जी का और बाकी जो लोग हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे जिले के एक चर्चित बिजनेसमैन है लोकनाथ स्वीट्स हाउस के मालिक, उनकी बेटी को मतलब नहर में उनका लाश मिला। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, लेटेस्ट न्यूज है, कल उनका लाश उन्होंने क्लेम किया है कि उसके ससुराल वालों ने मार दिया, यानी कि अपराध चरम सीमा पे। दोस्तों नमस्कार, सभी जनता जज पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज की हमारी अतिथि हैं जन सुराज की गोपालगंज महिला जिलाध्यक्ष कहें चाहे जिलाध्यक्ष कहें, ज्योति जयंती जी। ज्योति जयंती जी, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से हमारे गोपालगंज के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का एक अवसर दिया। थैंक यू। ज्योति जी, आप एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। आपके पापा जी एमएलए रह चुके हैं राजद से। आपके बड़े भाई सत्यपाल नरोत्तम भाजपा के महासचिव हैं बिहार के। आप खुद जनसुराज में हैं। आखिर मतलब चारों हाथ, दोनों हाथ में लड्डू, ये क्या मसला है? देखिए, दोनों हाथ में लड्डू वाला मसला नहीं है और सब स्वतंत्र हैं और सबको अपना अच्छा देने का मौका मिलना चाहिए। तो पिताजी ने एक स्वच्छ राजनीति की शुरू से ही, छात्र जीवन से ही हमारे पिताजी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ते रहे और जिंदगी के आखिरी समय तक गरीबों की आवाज़ वो बने। और हमारे भाई हैं तो वो अपना 30 साल से, पिताजी जब आरजेडी में तब भी वो भाजपा में थे। 30 सालों से, लगभग 30 सालों से वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं और मैं अभी कुछ दिनों पहले मैंने जनसुराज ज्वाइन किया। तो अपने अपने मन की जो भावनाएं हैं और इच्छा है कि आप कहाँ तक क्या कर सकते हैं और अपना अपना स्वाभिमान होता है आप किसके साथ जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने जनसुराज को चुना कि जनसुराज में बोलने का अधिकार सबको मिलता है और सब एक बराबर है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये तो व्यक्ति विशेष की पार्टी कौन सी है? वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। नहीं, आप बताइए, आप अतिथि आप हैं, आप बताइए व्यक्ति विशेष की पार्टी कौन सी है? यहाँ 1 करोड़ संस्थापक जो हैं मिल के उन्होंने जनसुराज की स्थापना की 2 अक्टूबर को। जनसुराज तो पवित्र पार्टी है, आपने कहा, मान लिया। आपने कहा एक व्यक्तित्व का पार्टी नहीं है, तो एक व्यक्तित्व का पार्टी कौन है? बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका नाम बताइए। इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, बहुत सारी पार्टियां हैं। जो एनडीए में भाजपा भी है? हाँ, एकदम। यानी आपके भाई जी गलत रास्ते पे हैं। अब वो तो भैया का विचार है और मेरा अपना विचार है कि मैं क्या कर रही हूँ। राजद जंगल राज को बताया जाता है कि राजद जंगल राज है, तो आपके पिताजी जंगल राज को चलाया करते थे। मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे पिताजी ने स्वच्छ राजनीति की। मतलब वो जंगल राज से नहीं थे? जंगल राज उस समय में था, लेकिन उन्होंने स्वच्छ राजनीति की, उसका फायदा वो नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने फायदा नहीं उठाया। तो आपके घर में सब पार्टी के लोग हैं, सहज महसूस करते हैं आप लोग? एकदम। हम लोग देखिए, हम लोग जब एक जगह बैठते हैं, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो पापा जब तक थे, जब एक जगह सब भाई बहन हम लोग बैठेंगे तो खूब अच्छे तरीके से हर एक मुद्दे पे डिबेट हुआ था घर में। ठीक। और फिर हम लोग साथ खाना खाते थे, फिर अपना अपना काम। तो अच्छा, सहज महसूस करते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपके पिताजी राजद से, भैया भाजपा से और आप जनसुराज से, और ये तीनों आपके पिताजी के रहते हुए हो गया। हम भी आपके पिताजी से परिचित हैं। क्या कभी उन्हें ये नहीं लगा कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे है, अच्छा है अगर वो सही है तो ये गलत रास्ते पे है, अच्छा है ये सही है तो हम गलत रास्ते पे? नहीं, हम लोग शुरू से जो भी किए अभी तक
पिताजी जब थे तो उनसे सलाह लेके ही करते थे, और मैं उनको बताती थी कि नहीं, हमको कुछ अलग करना है। तो उसमें भी वो राजी थे कि जो अच्छा करेंगे हम सबके साथ है, लेकिन जो अच्छा करे उनके साथ ज्यादा है। बेशक बेशक बेशक, मतलब सच्चाई के साथ। हाँ। अच्छा ये बताइए मैम कि परिवारवाद की राजनीति बहुत मसला चलता है ना, चारों ओर परिवारवाद की बातें चलती हैं। परिवारवाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, परिवारवाद उस हद तक अच्छा है जहाँ योग्यता की बात होती है, अच्छा अच्छा। लेकिन अगर वंशवाद की बात होती है तो वहाँ परिवारवाद सही नहीं है। और ये जो परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं ना, 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो मोदी जी का जो पहला भाषण था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि परिवारवाद को इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है। परिवारवाद योग्यता के लिए ठीक है, हाँ, वंशवाद के लिए ठीक नहीं। मोनार्की के लिए नहीं सही है। तो अगर वो वंशवाद के लिए ठीक नहीं है तो आपके पिताजी एमएलए रहे, तो आप फिर क्यों राजनीति में हैं? देखिए, मेरे पिताजी 1995 में एमएलए रहे, और छात्र जीवन से, जब हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब से हमारे पिताजी राजनीति में थे। 1960-65 से, जब वो 15-20 साल के थे, वो छात्र राजनीति करते थे। फिर चौकीदार दफदार, कौन ऐसी राजनीति है जो हमारे पिताजी ने नहीं किया। और 1995 में वो विधायक बने। उसके बाद 2000 में उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े। फिर 2005 में लोजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उस टाइम में लोजपा से जब वो चुनाव लड़े तो अच्छे खासे उनको वोट मिले थे, लेकिन काफी डिस्टेंस हो गया। 2000 की बात मैं कर रही हूँ, अभी 2025 है। अगर पिताजी की विरासत को लेकर चलना रहता तो मैं उसी टाइम में 2000 में और 2005 में मैं राजनीति में आ गई रहती। लेकिन मैं आज 2023 में मैंने जनसुराज पार्टी के बातों को समझ के ज्वाइन किया। मतलब वंशवाद रहता तो उसी समय ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं अपनी योग्यता से। आपने कुछ देर पहले कहा कि आपके भाई 30 साल से राजनीति में है। हाँ। तो वंशवाद को तो वो उसी समय से लेके चल रहे हैं ना। तो उनकी अपनी विचारधारा है और पिताजी की अपनी विचारधारा। मतलब वंशवाद वाला चला ना। मेरे भाई भी काफी योग्य है, ऐसा बात नहीं है, वो भी काफी योग्य है। योग्यता अलग बात, योग्यता अलग चीज हो गया। वो अपनी योग्यता से यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके पीछे किसी गॉडफादर या गॉड मदर का हाथ नहीं था। आपके पिताजी खुद एमएलए थे तो कैसे गॉडफादर नहीं है? पिताजी ने अपना काम किया, मैं बोली ना, स्वच्छ राजनीति किया हमारे पिताजी ने। उन्होंने कभी हम लोगों को नेतागिरी में आने के लिए कभी हम लोगों के साथ मतलब वो नहीं किया कि आप लोग आइए। अब जब हम लोग की इच्छा हो रही है तो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब आपके पिताजी की ओर से राजनीतिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं, सपोर्ट तो है, उनका नाम है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन उस टाइम में हम लोग को ये नहीं था कि राजनीति चल पापा कर रहे हैं बढ़िया है, हम लोग अपना देखेंगे बाद में। आज हम लोग इस समय यहाँ जुटे हुए हैं तो हम लोग का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। ज्योति जी, आप एक महिला हैं, महिला होते हुए भी एक नेत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ आपको चुनाव भी लड़ना है। ऐसी परिस्थिति में महिला होते हुए भी आप पुरुषों के बीच में रहती हैं हमेशा, कैसा फील होता है? ऐसे के बीच में आगे बढ़ने में आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं कि नहीं? देखिए, ये तो जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, और महिलाओं को आगे आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपना कारवां उठा के चल दिए, सबके साथ मिलके चलना है। मान लीजिए पुरुष भी इस समाज से परे नहीं है, उनको भी साथ लेके चलना है। महिलाएं तो हैं ही, तो जब आगे चलेंगे तो साथ में सब लोग चलेंगे। तो मतलब आपको परेशानियां उठानी पड़ती हैं? परेशानियां तो शुरू में हुई, बाकी अब आगे तो ऊपर वाला मालिक है। अच्छा, महिलाएं आपके पीछे खड़ी हैं, जहां तक देखते हैं कि हर कार्यक्रम में आप अग्रसर रहती हैं, प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं में से आप हैं। आप महिलाओं के लिए किस तरह प्रेरित करेंगे कि उन्हें भी सक्रिय राजनीति में आने में योगदान मिले? देखिए, हम लोग तो शुरू से, जब से इस पार्टी में ज्वाइन किया, मैंने काफ़ी महिलाओं के लिए भी काम किया है, और उनको मैं यही बात बताती हूँ कि अपनी आवाज़ को दबने नहीं दीजिए। आपके मन में जो इच्छा है, परिवार को संभालते हुए, समाज को देखते हुए, आप अपने लिए भी कुछ करें और अपने प्रतिभा को भी आगे बढ़ाएं और उसको प्रखर करें कि आगे जाके आप अपने, जो एक महिला जब अच्छा करेगी तो उनके बच्चे भी अच्छा करेंगे। तो ये हम लोग प्रयास करते हैं। मैं अपने तरफ से प्रयास करती हूँ, हमारे साथ जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं उनको आगे लाया जाए और उन्हें आगे जाने का मौका दिया जाए। तो क्या अपनी मतलब जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या आप आग्रह करना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहूंगी कि वो अपनी आवाज को दबने नहीं दें, अपनी आवाज को, अपनी प्रतिभा को निखारें और समाज में एक स्तंभ बने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा ज्योति जी, प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है
जिसमें उनको कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का बिहार की राजनीति में कोई असर नहीं है। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, आप सुने होंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो मुसलमान भी कहीं दूसरे ग्रह से आए नहीं, बिहार के हैं, भारत के नागरिक हैं। और जहाँ तक हमारे प्रशांत जी की बात है, किसी भी धर्म या जाति में, किसी समुदाय में अगर काबिल व्यक्ति है तो उनको आगे लाने का ही नाम है जन सुराज, और उनको आगे बढ़ाने का ही नाम है प्रशांत किशोर। आपके पार्टी का 3 मोटो है, सही सोच, सही लोग और सबका साथ, सामूहिक प्रयास, यही ना 3 है। हाँ, क्या सोच के ये रखा गया था? देखिए होता क्या है, जब एक अच्छा आदमी चुनाव हारता है, मैं चुनाव की बात कर रही हूँ, तो 100-50 अच्छे लोगों का मनोबल टूट जाता है। और अभी तक जो 30-35-40 सालों से जो राजनीति चल रही है, अगर अच्छे लोग, मैं मान लीजिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं योग्य हूँ, और मैं राजनीति नहीं करके फिर कोई अपना काम करूंगी, तो ये अगला कैसे सुधरेगा? तो अच्छे लोग जब आएंगे, तो जब अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे, तो सबके प्रयास से इस राजनीति को भी शुद्ध और साफ सुथरा स्वच्छ बनाया जाएगा कि आगे अच्छे लोग आने के लिए रास्ता खुलेगा। प्रशांत किशोर के बारे में पप्पू यादव, एक चर्चित नेता हैं, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर किस जानवर का नाम है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं उनको तो ऐसे कुछ निजी टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये कहना गलत है कि वो प्रशांत किशोर किस जानवर का नाम है। पहले खुद वो माननीय पप्पू यादव जी, उनको भैया कहूँ या चाचा कहूँ, खुद डिसाइड करें कि वो किस किस्म में आते हैं, तो अगले के लिए उंगली उठाएं। एक उंगली उठाते हैं प्रशांत जी पर, तो 4 उंगलियां तो उनके अपने ऊपर उठ रही हैं। तो नहीं, मतलब कि उन्होंने डायरेक्ट बहुत भयंकर व्यंग किया है ना, आरोप तो लगाया उन्हें है अपने कि, बारे में ही बताना होगा वो किस किस्म के यानी आप डायरेक्ट कह रही हैं कि वो इनको कहने से पहले खुद को देखें। हाँ, यानी कि अगर वो जानवर कहते हैं तो उनको जानवर से सुशोभित होना होगा तब। अच्छा, मतलब कि जो भी है आप उनके बचाव में यही कह रहे हैं कि उनको अपने आप को एक देखें। पुरानी कहावत है, चलनी है शुभ से तेरा में कितना छेद बा। सही है। तो पहले चलनी अपने को देखेगा तब ना शुभ को दूसेगा। क्या बात है, यानी कि आप चलनी बना दिए उनको। आप जो समझे। आप क्या, आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। भावनाओं में आप बहुत बड़ी बातें कह गए। बिहार में हर तरफ अपराध नियंत्रण से बाहर हो रहा है। मलमलिया में हत्याएं हो गई, फिर से पटना में एक नेता का हत्या हो गया। इतने अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले से 2005 में जब सुशासन बाबू की सरकार थी, अभी स्थिति बद से बदतर है। और पहले जंगल राज था नेताओं का, और अभी अधिकारियों का जंगल राज है, जिसमें प्रशासन पर कोई, नीतीश जी का और बाकी जो लोग हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और क्राइम जो है एकदम चरम पर है। यानी आपके अनुसार पहले क्राइम नेता करते थे, अब के क्राइम पदाधिकारी करते हैं। पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं, मैं पदाधिकारियों को नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि बोली ना, कुछ अधिकारी जो मिलकर अधिकारी आजकल क्राइम कर रहे हैं। लोग मिलकर बिहार की सत्ता को चला रहे हैं, अधिकारी वर्ग, अधिकारी जो अभी क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, किसी भी व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं है। और शायद ये भी है कि हो सकता है उनको लग रहा होगा इसके बाद अगर ये सरकार नहीं आती है तो अच्छा है कि बिहार गर्त में चला जाए और बिहार की स्थिति बद से बदतर हो जाए। रिटायर्ड पदाधिकारी लोग सारे बिहार को चला रहे हैं, ऐसा है। महिलाओं को लेकर हर जगह चर्चा चल रही है कि बिहार तो अपराध का केंद्र बना ही हुआ है। ऐसे में महिलाएं हर जगह सुरक्षित नहीं रह रही हैं। हर जगह, आम जगह पे रेप केस वगैरह वगैरह, महिला प्रताड़ना। कुछ दिन पहले हमारे जिले के एक चर्चित बिजनेसमैन है, लोकनाथ स्वीट्स हाउस के मालिक, उनकी बेटी को मतलब नहर में उनका लाश मिला। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, लेटेस्ट न्यूज है, कल उनका लाश उन्होंने क्लेम किया है कि उसके ससुराल वालों ने मार दिया। यानी कि अपराध चरम सीमा पे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगी, एक महिला होके, नेत्री होके नहीं, महिला होके आप सरकार से क्या चाहती हैं, और आपकी सरकार आए तो क्या करेंगी? देखिए, हम लोग तो महिला हैं तो डर है, कभी शाम हो जाती है, रात हो जाती है, घर के लोग फोन करते रहते हैं बार बार, अभी कहाँ है, कहाँ पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा सबको डर है। महिलाओं को तो ज्यादा डर है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं जला के फेंका जा रहा है। अभी जो आपने बताया, वो जो अभी कल ही का उनका नहर में लाश मिला है, नदी में, माझा साइड का है, वो शादी उसकी हुई थी, बैकुंठपुर साइड पे, बैकुंठपुर, वहाँ शादी उसकी हुई थी, तो अभी कल लाश मिला है जी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी
कि महिलाएं ही दुनिया को चला रही हैं, संसार को चला रही हैं। तो जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो ये देश और दुनिया कहाँ जाएगा। तो एक उनको पीछे से सपोर्ट होना चाहिए प्रशासन सरकार की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, आप सेफ हैं, कहीं जाएं निधड़क जाएं और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसी एक व्यवस्था ये बननी चाहिए। लड़कियां, ये महिलाएं अपने आप को कैसे सेफ महसूस करें? उसके लिए तो काम करना होगा किसको? और सरकार को काम करना होगा, प्रशासन तंत्र को दुरुस्त करना होगा। क्या आप इस सरकार के इस रवैये और इस व्यवस्था से खुश हैं? नहीं, अभी जो हाल फिलहाल में काफी अभी कांड हो रहे हैं और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी गोपालगंज जिला ही ले लीजिए, इधर 3-4 महीने में काफी कुछ हुआ है लड़कियों के साथ, तो सही नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लड़कियों के साथ जो हो रही है, अत्याचार जो हो रहे हैं, उन पर फोकस पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। ज्यादा कोशिश किया जा रहा है कि ये सारी मुद्दे दब जाए। देखिए, फोकस इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सारा प्रशासन तंत्र, सारी व्यवस्थाएं तो शराब के एथी पर लगी हुई है, शराब की व्यवस्था पर लगी हुई है, शराबबंदी जो है उस पर लगी हुई है। लोग आम जनता, गरीब जनता पकड़ी जा रही है और गाड़ियों में भर भर के शराब पकड़े, तो सारी व्यवस्था वहां लगी हुई है। वकालत में जो वकील लोग भी है वो भी वहीं लगे हैं, प्रशासन भी वहीं लगा हुआ है और बाकी जो अदर व्यवस्थाएं हैं वो पूरा छीन बीन हुई हुई है, कोई देखने वाला नहीं। अच्छा मैडम, शराब पर बोली आपने, शराब बिल्कुल भगवान की तरह नहीं हो गया है? कैसे? दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर मिलता जगह हर है। जगह है। तो शराब बंदी है लेकिन होम डिलीवरी चालू है। तो मतलब शराब बिल्कुल दिखेगा कहीं नहीं, मिलेगा हर जगह। इससे तो बेहतर था कि हमारे रेवेन्यू जो सारी यूपी में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, इससे बेहतर था कि इसको तरीके से खोल दिया जाता। हाँ। क्या विचार है इस पे? एकदम, शराब जो बंदी है और होम डिलीवरी चालू है और उसको लोग छुपा के बेच रहे हैं, जो 50 का है वो 200-250 का मिल रहा है और गरीब लोग ही बेच रहे हैं और गरीब लोग ही पकड़े जा रहे हैं और 7 साल 8 साल की सजा हो रही है, भुगत रहा है उनका परिवार, उनके घर के बच्चे, महिलाएं भुगत रही हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र का ढीलापन है या फिर आप पकड़ रहे हैं पीने वाले को और बेचने वाले को, आप बंद बनाने वाले को पकड़िए ना, फैक्ट्रियां बंद करिए, तब तो शराब बंद होगा। सिर्फ कहने मात्र से शराब बंदी है तो ऐसे तो नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी का नाम हर बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम रोजगार को बढ़ावा देंगे और पलायन रोक देंगे। किस प्रकार वो पलायन रोक देंगे? जैसे कि मजदूर जो गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, वो हरियाणा जा रहे हैं, वो कैसे रुकेंगे? हमारे पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पलायन, रोजगार, शिक्षा और आपको बुजुर्गों का पेंशन, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन मेन मुद्दा पलायन है। और पलायन एक सिर्फ मेरी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पूरे बिहार का मुद्दा है। गोपालगंज से भी लोग पलायन कर रहे हैं, सीवान से, पूरे बिहार से लोग पलायन करके हरियाणा, यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में जा रहे हैं नौकरी करने 10 से 15 हजार की। तो हम लोग के प्रशांत जी का जो विजन है, वो विजन ये है कि पलायन को रोका जाए। कैसे रोका जाए? तो इसके लिए जब बिहार में जन सुराज की सरकार आएगी तो छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और वो आज भी है, लेकिन दिख कहाँ रहा है? बैंक में लोन ले जाइएगा तो आपका चप्पल खिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, चप्पल का आपका फीता टूट जाएगा, लेकिन आपको लोन नहीं मिलेगा। उसको इजी वे में किया जाएगा कि आप ज्यादा दौड़ धूप ना करें और आसानी से हर एक व्यक्ति के पास वो सुविधाएं पहुंचे जो उसको जरूरत है। तो जब उद्योगों की व्यवस्था होगी, स्वरोजगार की व्यवस्था होगी, लोन वगैरह की आसानी से मिलने की व्यवस्था होगी, तो उस समय में 10 से 15 हजार तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। और उसी 10-15 हजार के लिए आप बाहर जा रहे हैं बिहार से, तो 10 हजार तो आपका परिवार को भी नहीं भेजते होंगे, खाने में पीने में खर्च हो जाता होगा, तो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। बिहार की जो व्यवस्था जब बदलेगी, जो प्रशांत जी का विजन है उसके हिसाब से, तो उद्योग बढ़ेगा। मान लीजिए चीनी मिल चालू होगा, गन्ने की फसल लोग उगाएंगे, मनरेगा के तहत हम लोग लेबर की व्यवस्था मुफ्त में करेंगे, तो उतने तो जॉब मिलेंगे ही, और जो उस लायक होंगे उनको वो काम दिया जाएगा, तो पलायन अपने आप रुकेगा। और पलायन, शिक्षा की जब व्यवस्था की जाएगी तो शिक्षित होंगे बच्चे, तो जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो पैसे का भी पलायन रुकेगा और आदमी का भी पलायन रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मजदूरों से उठकर कोई टेक्नोलॉजी की ओर भी आगे बढ़ेगा। एकदम। अच्छा, मजदूर की पलायन की बात ही हमेशा होती है बिहार से, जबकि सब किसी को पता है कि अगर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस होते हैं तो बिहार और यूपी से होते हैं। तो हमारा ब्रेन तो चारों ओर चला जा रहा है। फिर ऐसी क्या कमी है? उच्च शिक्षा की जरूर कमी है कि जिसके कारण हम लोग यहाँ से लड़के पढ़ने जा रहे हैं बाहर और वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। पलायन, देखिए मैंने कहा पलायन
किसी एक की समस्या नहीं है। गरीब की भी समस्या है, अमीर की भी समस्या है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है पलायन करके, और अमीर के जो बच्चे हैं जो पढ़ने लायक है वो पढ़ने के लिए पलायन करके बिहार से बाहर जा रहे हैं। और जब बुद्धि का पलायन बाहर हो रहा है तो रोजगार का भी पलायन होगा, और श्रमिकों का भी पलायन होगा, मजदूरों का भी पलायन होगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, तो मजदूर का भी पलायन रुकेगा, अपने बिहार में रह के वो रोजी रोजगार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप एक स्कूल संचालिका भी हैं, आप साई इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका हैं। हाँ, ऐसा आता है मैं भी एक विद्यालय का संचालक हूँ, इसके अलावा विद्यालय का एक संचालक हूँ। क्या नहीं लगता है कि हम लोग भी लूटते हैं गार्जियन को? नहीं, एकदम नहीं। जो लोग ये मैं देखती हूँ फेसबुक और भी सब लोग डालते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो लूटने का और ये ब्रांड बना हुआ है, तो गलत है। तो आप खुद भी देखिए, अपने आप में भी देखिए, मैं भी देखती हूँ कि हम लोग जहाँ जरूरत है वहां हम लोग अपना दे देते हैं 100%। देते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। हाँ देते हैं। तो वो तो दूसरा पहलू लोग नहीं जान रहे हैं। कंप्लेन लोगों का रहता है कि ड्रेस भी विद्यालय से, किताब भी विद्यालय से, सब चीज विद्यालय से, और कंप्लेन एक एक फेसबुक पे आ रहा है कि हाँ। सब कुछ विद्यालय से। तो गार्जियन ने पूछा पढ़ाई कहाँ से, तो उसके लिए आप ट्यूशन ले सकते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा था। ये बहुत बड़ा करारा तमाचा है हम लोगों के ऊपर, इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, जो भी मान लीजिए किताब है, ड्रेस है, जो भी सामग्री है जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, जो विद्यालय में बच्चों को चाहिए पढ़ने के लिए, तो 4 जगह रखिएगा तो 4 जगह पेरेंट्स को दौड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लूट रहे हैं या फिर खसोट रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो भी है और ब्रांडेड है उनकी बातें छोड़ दीजिए, जो छोटे मोटे हैं चल रहे हैं, तो जब सारी व्यवस्था एक जगह नहीं दीजिएगा तो पेरेंट्स कहाँ कहाँ घूमेगा। और जहां तक तमाचे की बात है, तमाचा तो है, मुझे ही बड़ा दुख होता है कि लोग कहते हैं कि ये लोग सामान बेचने का ये है और ट्यूशन बाहर से ले। तो आपको क्या लगता है हम लोग मेहनत नहीं करते हैं? हम लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन सारे बच्चे तो 100% नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल का, नवोदय का भी पढ़ाई किया जाता है, अलग से तैयारी की जाती है, तो उसमें जरूरी है सब बच्चे निकलेंगे। अभी हमने 3 बच्चे का सैनिक स्कूल फॉर्म भरवाया था, 2 निकल गया। वो अलग बात, वो अलग चीज हो गई। हम पूछ रहे हैं जो डॉक्टर लोग, हाँ, डॉक्टर लोग के यहाँ जाने पर मतलब एक गरीब आदमी आजकल इलाज करा के मतलब ठीक होने की स्थिति में, वो इलाज से ठीक हो ना हो, पैसे की कमी से बीमार जरूर हो जाएगा। मानती हैं ये? हाँ, ये तो बात मानती हूँ मैं। ये बात इसलिए मानती हूँ कि अभी जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है काफी महंगी हो गई। बिल्कुल। तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। एक लेबर जो 500 रुपया दिन भर मेहनत करता है, तो एक लेबर 500 रुपया कमाता है। अगर उसके घर किसी की तबीयत खराब हो गई और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, केवल डॉक्टर का फीस है 500 रुपया, और उसके बाद दवाई हो गया, ये जांच वो जांच। ऐसे में ये गरीब का जीना क्या हक नहीं है उसे जीने का? जीने का हक है, लेकिन मुश्किल भी है। और कोई बीमार पड़ता है तो मैंने पहले ही कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महंगे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वो बोलेंगे अगर बचना है या तो रेफर करा लीजिए, या नहीं तो दवा बाहर से खरीद के लाइए, नहीं तो हमारा क्लिनिक है वहाँ चलिए और वहाँ आपको इससे बेहतर व्यवस्था मिलेगी। बड़ी बड़ी मशीनरी हॉस्पिटल में है जो एकदम उपयोग में नहीं है, खराब पड़ी हुई है। एक संचालिका होते हुए आपको अलग संचालकों से और एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए डॉक्टरों से आपकी क्या अपील है? एक जिम्मेवार नागरिक होने के लिए बहुत सारी चीजें समझना पड़ता है, और मैं डॉक्टर लोगों से यही आग्रह करूंगी कि जो सक्षम है उनका तो इलाज आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उनके लिए भी आपके अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए। और जो एकदम नीडी पर्सन है, वो आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, तो वहां आप आगे आए और उनको सहयोग करें। बिल्कुल, अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर की तुलना दूसरे भगवान से किया गया है। और आजकल एक जगह हमने कहा था, डॉक्टर्स डे पे लिखा था कि डॉक्टर्स धरती के भगवान होते हैं, तो कमेंट में आया कि सर भगवान होते थे, आज के डॉक्टर शैतान हो गए हैं। खैर अच्छा नहीं लगा हमें, और डॉक्टर बंधु नाराज नहीं होंगे, लेकिन ये कमेंट में मेरे आया था। तो अगर हम एक संचालक होते हुए अपनी कमी यदि एक्सेप्ट करते हैं, तो डॉक्टर्स लोगों को भी इसमें सुधार लानी चाहिए। हाँ, सुधार लाना चाहिए। वो जैसे अभी आपने कहा कि ये दूसरे भगवान है, तो इसमें कहीं से 1% भी झूठ नहीं है कि डॉक्टर दूसरे भगवान है। तो भगवान का ये कर्तव्य है कि अपने जो हमारे लोग हैं, जो हमारे छत्र छाया में रह रहे हैं, उसको हर संभव मदद करें और हर संभव उनको सहायता दें। प्रशांत किशोर जी, माई बहन योजना जो सम्मान योजना है इनका,
तेजस्वी यादव का, कि कहते हैं कि 1500 रुपया प्रत्येक आदमी को देना है। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं 2500 हैं। था माई बहन वाला में। 2500 देने की बात है, सॉरी, वृद्धा वाला वो 1500 क्या, तो 2500 रुपया जो देने का बात है, अगर 6 करोड़ महिलाओं को देंगे तो उतना बिहार का बजट नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे? प्रशांत जी ने कहा था, आपने उनका देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया 2500 रुपया देंगे, एक महिला को 2500 रुपया मिलेगा, और 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो उसका सारा गुना गणित मोबाइल आपके पास सही है, कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और उनका ये भी सवाल था कि वो 2500 रुपया वो देंगे कहाँ से लाएंगे उतना ओवर बजट, मतलब बिहार के बजट से वो ज्यादा होगा। हाँ, तो कहाँ से लाएंगे? तो ये चीज जब दे रहे हैं तो कैलकुलेशन करके बता दें, हिसाब बैठा दें कि 2500 रुपया कहाँ से देंगे, तो विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। उनका कहना था कि यदि आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो 1.5 रुपया खर्चा कैसे करेंगे? हाँ, जायज क्वेश्चन पूछे थे। सही बात है। तो अब प्रशांत किशोर से और आपसे मेरा प्रश्न है कि जो इतने खर्च जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं चारों ओर, जितनी खर्च जिन जनसुराज को चलाने में लग रहा है, प्रशांत किशोर ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आती है कि इतना मैनेजमेंट हो पाता है? देखिए प्रशांत जी क्या करते हैं तो सबको पता है, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है उनका शुरू से। आईपैक एक कंपनी उनकी चलती थी, और उसके पहले वो WHO में काम करते थे, यूएनओ में। क्या इतना पैसा कमा के रखे कि पूरे बिहार को मेंटेन किया? 2014 से उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट का काम किया, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कौन ऐसा 10 स्टेट तो मैं नाम गिना दूंगी। उसके पहले वो यूएनओ में थे, जो कि आपको WHO में उन्होंने काम किया है। प्रशांत किशोर जी हर जगह पास हो गए, लेकिन यूपी में फेल क्यों हो गए? यूपी में अभी हम चल कहाँ रहे हैं? नहीं, गए थे वहाँ यूपी में, जो समाजवादी पार्टी के समर्थन करने गए थे वो रणनीति किए थे, लेकिन वहाँ पूरी तरह से फेल हो गए। वहाँ क्यों उनका आइडियोलॉजी फ्लॉप हो गया? अब ये तो वहाँ की जनता बताएगी। अभी जो हम लोग का चल रहा है, जाति और धर्म के आधार पर लोग वोटिंग कर रहे हैं, उसमें तो सारा कैलकुलेशन फेल हो जाएगा, और हम लोग उसी से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, आपके बड़े भाई उधर हैं और आप खुद जाति से हट के सब बात करती हैं, दोनों बात कैसे मैच करेगा? अगर एक मंच पे आप दोनों भाई बहन आ जाएं, किसे झुकना पड़ेगा? अब तो समय बताएगा किसे झुकना पड़ेगा। नहीं, मतलब कि आप अपने पॉइंट से हट जाएगा? नहीं, एकदम नहीं, मैं तो अभी भी अपने पॉइंट पर ही हूँ, और अपने ही पॉइंट के चलते मैं आज जनसुराज में हूँ। तो क्या आप अपने भाई को जनसुराज में ले आ सकती हैं? प्रयास तो है। प्रयास है ना? प्रयास ऐसा ना हो कि आपके भाई आपको फिर से बीजेपी में ले? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। मुझे बीजेपी और आरजेडी ज्वाइन करना रहा था तो मैं बहुत पहले ज्वाइन कर ली रहती। अच्छा मैम, जाति और धर्म से उठकर लोग वोट करें, इसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है। 30-35 सालों से जो चल रहा था जाति धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और ये जो कहानी चल रही थी, अब लोग, आप अगर फील्ड में जाइए, कभी क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पूछिए कि जनता को क्या चाहिए, एक ही जवाब है कि रोजगार चाहिए, पलायन को रोका जाए। मैं 3 सालों से लगातार फील्ड में हूँ। शुरू में जब हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि ना फलना तो हमारे जाति के हैं, तो ये अरे तो गरीबों की आवाज है, तो वो उन्होंने मंदिर बनवाया, उन्होंने ये किया, ये सारी बातें होती थी। लेकिन अब जब मैं आपको भी चैलेंज करती हूँ, अब आप क्षेत्र में जाइए और लोगों से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। लोग का एक ही जवाब है, रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। उसके अलावा लोग किसी चीज पे बात करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, और यही चीज है जो अगले 3-4 महीनों में और आपको दिखेगा, और आपको इस चुनाव में दिखेगा कि लोगों ने जाति और धर्म से उठकर कितना % वोट किया। प्रशांत किशोर व्यवस्था बदलने चले हैं, सिस्टम बदलने चले हैं, वो हर बात को नए तरीके से बोल रहे हैं और उनकी बातों में दम है, लेकिन इन बातों पर जनता विश्वास कैसे करे? प्रशांत जी की जो बातें हैं, जैसे आपने कहा क्यों विश्वास करें, तो प्रशांत जी हमेशा कहते हैं, हम लोग ऐसे पर्सनल मीटिंग होती है कुछ लोगों की, फिर ऐसे पब्लिक मीटिंग भी होती है, तो प्रशांत जी कहते हैं 30, मान लीजिए अगर आप बीमार हैं और आपको दवा दिया जा रहा है, उस दवाई से आप ठीक नहीं हो रहे हैं, और एकदम मतलब 100% उसे ठीक नहीं हो रहा, एक्सपायरी दवा है, उससे आप ठीक नहीं हो रहे। अगर कोई नई दवा मार्केट में आती है तो उससे चांस है 20% आप ठीक हो सकते हैं। तो आपको विश्वास करना होगा कि भाई जो ये दवा है, नई जो दवा है, पुरानी तो ऐसे भी काम नहीं कर रही है, तो नई दवा तो 20% काम करेगी, तो इसको आजमा लिया जाए। तो विश्वास करने की यही बात है कि अभी जो व्यवस्था 30-40 सालों से चल रही है, वो तो एक्सपायरी दवा है,
नया इवेंट हुआ है, नया इन्वेंशन हुआ है जन स्वराज पार्टी का, तो 20% अगर वो काम करती है तो उसको आजमाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैंडिडेट को लेकर भी प्रशांत किशोर कुछ कहे हैं कि कैसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रशांत जी का कहना है कि अगर कैंडिडेट अच्छा है, किसी भी पार्टी का हो, आप कैंडिडेट को देखकर वोट दीजिए। अगर हमारा कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो हमको भी वोट मत दीजिए। और अभी तक जितना भी आपने देखा होगा पब्लिकली, जितना भी उनका सभा हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, उसमें उन्होंने कभी भी वोट नहीं मांगा है कि जन स्वराज को आप वोट करिए। सुना है आपने? नहीं ना सुना है? उन्होंने कभी उन्होंने वोट कहा नहीं है मांगा है। जन व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप वोट वोट कीजिए। करिए, तो किसको कहने का अपने मतलब बच्चों के डायरेक्ट लिए है? वोट दीजिए, व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दीजिए, बिहार के दशा को सुधारने के लिए वोट दीजिए। लेकिन लेकिन किसको उन्होंने ये दीजिए? नहीं कहा कि जन स्वराज को वोट दीजिए। तो अगर कहने जन का स्वराज का तात्पर्य वही है कैंडिडेट ना। नहीं, जो अगर जन स्वराज का कैंडिडेट अगर वोट देने लायक नहीं तो उसको नहीं दीजिए, भाजपा को दूसरे वोट पार्टी को देगा तो दीजिए। व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जदयू को वोट देगा तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, यही राजद को वोट पर लोगों देगा को तो जगाने का काम कर रही है व्यवस्था जन स्वराज। परिवर्तन नहीं हुआ। तो डायरेक्ट उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है ना कि आप लोग जन स्वराज को वोट दें। तो उनका भी कैंडिडेट अच्छा हो तभी दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट यहाँ मान उनसे लीजिए, भी गलती हो सकती है कैंडिडेट चुनने में। हाँ, मान लीजिए वो भी तो भगवान नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है। अगर उनका कैंडिडेट आपको अच्छा नहीं लगता तो मत दीजिए वोट। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर उनका कैंडिडेट अच्छा ना हो तो उनको वोट ना दिया जाए। अगला को दीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके बच्चों के लिए काम यानी करेगा। बीजेपी या आरजेडी का कोई कैंडिडेट जो जन स्वराज के कैंडिडेट से अच्छा है तो उनको वोट करिए, वो आपके प्रशांत बच्चों किशोर के लिए इससे काम खुश करेंगे। होंगे? एकदम खुश होंगे। उनका आप सुन लीजिए क्लिप, वो जो भी बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं वो। हालांकि प्रशांत किशोर जी डायरेक्ट प्रहार कर रहे हैं सब जगह। हाँ, मैडम ये बताया जाए, मनीष कश्यप एक बड़े यूट्यूबर हैं बिहार के, उन्होंने जन स्वराज ज्वाइन किया है। उम्मीद है आप लोग काफी उत्साहित होंगे। और उन्होंने भाजपा छोड़ के तब ज्वाइन किया। भाजपा ज्वाइन किए थे तब सही थे कि अभी ज्वाइन किए हैं तब सही है? अभी देखिए, उन्होंने भाजपा छोड़ के जन स्वराज ज्वाइन किया है। कहीं ना कहीं वो प्रशांत जी की बातों से इम्प्रेस है, उनके विजन को समझ रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की है, सत्ता परिवर्तन की नहीं। अगर जन स्वराज आती है तो व्यवस्था जो आप अभी देख रहे हैं वो व्यवस्था 5 साल में बदलेगी, 10 साल में बदलेगी, लेकिन बदलेगी जरूर। तो उनका विजन है, आप भी मोटिवेट होइएगा, अगला पब्लिक भी मोटिवेट हो रही है, और बाकी यूट्यूबर हैं और अदर पार्टी के लीडर लोग भी हैं, वो लोग भी मोटिवेट होकर और जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, और प्रशांत जी के विजन को और आगे बढ़ाएं अपने स्तर से, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मनीष जी आए हैं तो अपने दुख से दुखी होके आए हैं कि शौकिया हैं? क्योंकि पटना पीएमसीएच में नीतीश जी के सरकार में उनकी बहुत एक बुरे शब्द का प्रयोग करते हुए सब जगह लिखा गया कि मनीष कश्यप की बहुत भयंकर कुटाई पीएमसीएच में। कहीं इस बात से आहत हो के भाजपा को सिखाने के लिए तो नहीं उन्होंने जन स्वराज का दामन थामा है? अब तो भाजपा को सिखाने के लिए किया है या व्यवस्था में अपना अच्छी व्यवस्था लाने में कंधा लगाने के लिए किया है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब देखिए, अब उतने बड़े यूट्यूबर हैं और पीएमसीएच में उनके साथ बदतमीजी होती है, जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं विफलता है प्रशासन की, कि जब जब वैसे लोग वहां सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या हो सकता है, गरीब आदमी की वहां कहाँ पहुंच हो सकती है। जन स्वराज लेके मैदान में उतरे हैं बिहार में। आपके सामने एनडीए और इंडिया दो टीमें हैं। दोनों टीम की मेन टीम है भाजपा और राजद। भाजपा अपने समीकरण में परेशान है, राजद अपने समीकरण में परेशान है। ऐसी स्थिति में लालू यादव की पार्टी जो राजद है, तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या राजद में यादव फैमिली से क्या कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है बेहतर जो कि मुख्यमंत्री बन सके? यादव फैमिली से अपने कहा आप? पूरी यादव बिरादरी से, बिहार से। हमारे जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत जी, उन्होंने पब्लिकली कहा है ऑन रिकॉर्ड कि अगर राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी के अलावा किसी भी बिहार के काबिल यादव के पुत्र को मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस करते हैं तो हमारी जो जन स्वराज पार्टी है और हमारे जो प्रशांत जी हैं वो आरजेडी में विलय कर लेंगे और आरजेडी का झोला ढोएंगे। अगर ये आरजेडी के सुप्रीमो ये चीज बोलते हैं कि बिहार का कोई भी काबिल यादव को मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं तो हम उनके पीछे उनका झोला ढोएंगे। और क्या, इतना बड़ा बलिदान तो प्रशांत किशोर देंगे नहीं।
उनको यकीन, इसका मतलब हुआ उनको पूरा यकीन है कि लालू यादव ऐसा होने नहीं देंगे और दूसरे किसी यादव को मौका नहीं देंगे और ना ही उनको तब अपने पार्टी का विलय करना होगा। ये माजरा ये है। हाँ। मैडम, आप एक सक्रिय महिला हैं और आप भी गोपालगंज से चुनाव लड़ने भी वाली हैं। एक गोपालगंज में एक अच्छे विधायक की भूमिका आप किस प्रकार देखती हैं, या अगर आप विधायक बनी तो आप कैसे गोपालगंज को रखेंगी? मेरा सपना कहिए या टारगेट कहिए, जब मैं चुनाव जीत के विधायक बनूंगी तो गोपालगंज एक एग्जाम्पल होगा और बिहार के सभी जिलों के लिए कि अभी तक इसके पहले 25-30 सालों में क्या काम हुआ है और मेरे रहते यहाँ क्या काम होता है। गोपालगंज को स्मार्ट सिटी बनाने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करूंगी और गोपालगंज की हर एक जरूरत और आवाज को मैं विधानसभा में पहुंचाने का काम करूंगी। और जब तक मैं बन के विधायक रहूंगी, गोपालगंज को हर तरह से, शिक्षा से, रोजगार से और बाकी सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण करने का काम करूंगी और हर एक गरीब तबके, दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर मैं विधानसभा में उनके लिए काम करूंगी। भाजपा 20 सालों से कार्यरत है, यहाँ 20 सालों से भाजपा सरकार में है गोपालगंज में। इसके कार्यकाल से आप किस प्रकार सहमत हैं? देखिए, जो 20 साल नहीं 25 साल होने जा रहा है। 20 साल लगातार जीते, अभी तो लगातार ही चल रहा है। तो कहीं भी तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे बिहार की बात कर रही हूँ। जैसा 20 साल पहले था उसके बाद से यही हाल है। अभी 40 सालों से गोपालगंज की स्थिति और बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। और हम लोग का जनसुराज का जो विजन है उसमें यह है कि जब बिहार बदलेगा तो गोपालगंज भी बदलेगा। मान लीजिए नाव डूब रहा है तो सब लोग डूबेंगे, पायलट भी डूबेगा। भाजपा विधायक को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं कोई उनको टिक्का टिप्पणी पर्सनल नहीं करूंगी, लेकिन गोपालगंज की जनता जागरूक हो चुकी है और वो धर्म, समाज और जाति से ऊपर उठकर इस बार बिहार विधानसभा में वोट करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बहुत धन्यवाद चैनल पे आई। और बाकी जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सुझाव भेजें। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।